नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी। पुस्तक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। और आज हम पाठ पढ़ेंगे कैसे बनता है रेडियो नाटक। इसका पहला भाग लेकर के मैं प्रस्तुत हूँ। बच्चों, इसमें आप देखेंगे विनोद दास ने उनके जो विचार हैं इनके बारे में, उसके बारे में यहाँ पे पुस्तक में भी ऐसे ही दिया हुआ है और यहाँ भी मैंने वैसे ही लिया है। कला सिर्फ स्वप्न नहीं, स्वप्न को जीवन में सच करने का कर्म भी है। ऐसा सामाजिक और राजनैतिक कर्म जिसमें उत्पीड़न की जंजीरों में कैद मनुष्य की मुक्ति के बीच छिपे रहते हैं, ऐसा विनोद दास का विचार है। बच्चों, पाठ है कैसे बनता है रेडियो नाटक। तो इसमें हम निम्नलिखित बिंदुओं को पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे। यहाँ पर 4 बिंदु दिए गए हैं, जिसमें से पहला है रेडियो नाटक की परंपरा, रेडियो नाटक में ध्वनि संकेतों की महत्ता, सिनेमा, रंगमंच और रेडियो नाटक समानता और अंतर, और लास्ट है इसमें रेडियो नाटक की अवधि और पात्र। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसमें रेडियो नाटक के बारे में पढ़ते हैं कि यह रेडियो नाटक जो है नाटक के से पहले बल्कि हम रेडियो जो है वो उसकी विशेषता यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट ये लिख दिया है समझने के लिए कि रेडियो जो है वो मनोरंजन का सस्ता सुलभ साधन है। ये 1 नंबर के प्रश्न में भी आता है कि रेडियो लोगों के बीच अधिक लोकप्रिय क्यों है। तो उसके उत्तर में हम ये लिख देते हैं कि मनोरंजन का सस्ता सुलभ साधन होने के कारण भी रेडियो जो है वो अधिकांश लोगों के पहुंच तक है। यहाँ तक कि 8% लोगों तक रेडियो की पहुंच है, ऐसा सर्वे में पाया गया। तो आइए बच्चों, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि रेडियो मनोरंजन का सस्ता सुलभ साधन। कुछ दशक पहले तक दुनिया में टेलीविज़न और कंप्यूटर नहीं थे। ये आप सभी को पता है कि एक समय ऐसा था कि हर एक व्यक्ति के घर में टेलीविज़न भी नहीं था। कंप्यूटर तो बहुत दूर की बात है, कंप्यूटर तो अब जो है हर एक घर में उपलब्ध है, लेकिन पहले जो है टेलीविज़न भी जो है हर एक घर में उपलब्ध नहीं था। रेडियो ही एक ऐसा माध्यम था जिससे लोग खबरें सुनते थे और मनोरंजन करते थे। सिनेमा हॉल और थिएटर तो थे, पर उनकी संख्या बहुत कम थी। बताया जा रहा है यहाँ पर कि कुछ समय पहले तक सिर्फ जो रेडियो है वही संचार का और मनोरंजन का साधन हुआ करता था। वैसे तो सिनेमा हॉल और थिएटर थे, लेकिन वहाँ तक सभी लोग नहीं पहुँच पाते थे। जो धनिक वर्ग के लोग होते थे, जो उच्च वर्ग के लोग होते थे, वह तो वहाँ तक जाते थे, लेकिन आम जनता जो है, जो सामान्य लोग थे, वह इसका लाभ नहीं उठाते थे और यह आम आदमी के लिए उपलब्ध भी नहीं था। तो इस परिस्थिति में रेडियो ही मनोरंजन का सस्ता और सुलभ साधन था, जो घर बैठे मनोरंजन कराता था। उस समय रेडियो पर खबरें, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम और खेलों का आंखों देखा हाल प्रसारित होते थे। आज बच्चों, जैसे हम टेलीविज़न में देखते हैं ना, क्रिकेट आदि का जब खेल होता है, जब मैच होता है, तो टेलीविज़न में हम सीधे देखते हैं और साइड में लाइव लिखा रहता है, यानी कि उसका सीधा प्रसारण होता है और दर्शक उसको देखते हैं। तो ऐसे ही रेडियो जब था, जब टेलीविज़न नहीं था हर जगह उपलब्ध, तो रेडियो में जो है इस दृश्य को जब दिखाया जाता था तो वहाँ ये आता था कि आंखों देखा हाल जो है, मतलब कि जो देखा गया है उसी का वहाँ पर प्रस्तुतिकरण हो रहा है। तो इस तरह से रेडियो जो है लोगों के बीच में, आप देखते थे पहले के समय में, आप लोगों के समय में तो कम, लेकिन अगर आप अपने घर में अपने बड़ों से बातचीत करेंगे तो कई बार खबरों को सुनने के लिए और मैच आदि के कमेंट्री सुनने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए, अगर गांव में हर एक व्यक्ति के पास रेडियो नहीं था, कुछ ही व्यक्ति के पास यदि होता था, तो लोग वहां पर समूह में इकट्ठा हो जाते थे और वहीं से उस रेडियो से खेल का समाचार या कोई अन्य समाचार आदि जो है वो सुनते थे, और उस पे जो आते थे गीत गाने, उससे भी लोग आनंद प्राप्त करते थे।
तो उस समय रेडियो पे जो है इस तरह की जो खबरें हैं, खबरें भी प्रसारित होती थी और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम भी होते थे, और खेलों का जो आंखों देखा हाल था वह भी प्रसारित होता था। रेडियो पे लोग स्टेशन होता था कि इस स्टेशन पे ये आएगा, इस पे ये। तो स्टेशन से तात्पर्य चैनल से है। जैसे आज आप टेलीविज़न में देखते हैं ना, बहुत सारे चैनल होते हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार उस चैनल पे समाचार देखते हैं या धारावाहिक देखते हैं या फिल्म देखते हैं। ऐसे ही रेडियो पर जो है स्टेशन हुआ करता है, और उसको चेंज करके सुई के माध्यम से व्यक्ति अपने हिसाब से, अपनी रुचि के अनुसार से उस पर जो प्रसारण होता है उसको देखता है, सुनता है। देखता तो नहीं है बच्चों, सुनता है। इस पर आने वाले जो नाटक हैं वह टेलीफिल्म और टेलीविज़न पर आने वाले धारावाहिकों की कमी पूरी करते थे। तो जैसे आज देखेंगे आप ना कि टेलीविज़न पे रेडियो के बाद टेलीविज़न आया, तो टेलीविज़न में लोग टेलीफिल्म देखते थे, फिल्में देखते थे, चित्रहार देखते थे, दूरदर्शन पे जो समाचार प्रसारित होते थे वह देखते थे। तो इस तरह से जब टेलीविज़न नहीं था तो इन सब की पूर्ति कहाँ होती थी? रेडियो पे होती थी। और कैसे होती थी? वहाँ पर इससे संबंधित चीज़ें जो है वो सुनाई जाती थी, और उसको लोग जो श्रोता थे वो सुन करके उतना ही आनंद प्राप्त करते थे। आगे इसमें बच्चों रेडियो पर नाटक और उनका महत्व। प्रसिद्ध साहित्यकार साहित्य रचना के साथ साथ रेडियो के लिए नाटक भी लिखते थे। तो ये बहुत विशेष बात थी, और इसके कारण से बहुत सारे जो साहित्यिक जो विधाएं थीं वह रेडियो के माध्यम से श्रोताओं तक पहुंचाई जाती थी। लोग जानते थे कि अच्छा इसमें ये कहानी है, इसमें ये। इस तरह से रेडियो पर भी नाटक जो है वो दिखाए जाते थे। बेशक वो दृश्य नहीं थे, श्रव्य थे, लेकिन फिर भी श्रोता उसको सुन करके उसके बारे में जानते थे और आनंद प्राप्त करते थे। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के नाट्य आंदोलन के विकास में रेडियो नाटक बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं। तो आप देखेंगे रेडियो नाटकों का यह महत्व है, यह उसकी विशेषता है कि यह भारतीय भाषाओं में जो भी नाटक रेडियो पर प्रस्तुत किए जाते थे उससे लोगों को लाभ मिलता था। हिंदी के कई नाटक जो मंच पर बेहद कामयाब रहे, मूलतः रेडियो के लिए ही लिखे गए थे। आप देखते हैं कि बहुत सारे जो साहित्यिक विधाएं हैं, इससे पहले भी मैंने बताया है, जैसे मुंशी प्रेमचंद का ईदगाह कहानी है, उसको नाटक के रूप में रूपांतरित किया गया। तो नाटक जो है वो हम आँखों से देखते हैं, और जो हम सुनते हैं, जो रेडियो पे जो प्रसारण होता था पहले, उसको वो दृश्य नहीं होता था, विजुअल नहीं होता था, उसको सिर्फ हम सुन सकते थे। तो ऐसे कहानियों का भी उसमें उल्लेख आता था, कहानियाँ भी उस पर प्रस्तुत की जाती थी, और नाटक भी पात्रों के माध्यम से रेडियो पर सुनाए जाते थे, जिनमें से दो का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। एक तो है धर्मवीर भारती जी का लिखा हुआ अंधा युग, और मोहन राकेश का लिखा हुआ आषाढ़ का एक दिन इसके श्रेष्ठ उदाहरण है। यह मूलतः जो है रेडियो के लिए ही लिखे गए थे, जो कि टेलीविज़न पर भी दिखाए गए हैं। रेडियो नाटक कैसे लिखे जाते हैं? तो अब इसके बारे में ये प्रश्न उठता है कि आखिर रेडियो नाटक कैसे लिखे जाते हैं। तो रेडियो नाटकों को लिखते समय सिनेमा और रंगमंच की भांति चरित्रों को ध्यान में रखा जाता है। चरित्र अर्थात जो कैरेक्टर हैं, जो पात्र है, उसको विशेष रूप से ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि जो कहानी होती है वो किस पे आधारित होती है? चरित्रों पे ही आधारित होती है। और इन चरित्रों के आपसी संवाद होते हैं। इन्हीं संवादों के माध्यम से कहानी आगे बढ़ती है, क्योंकि इससे पहले के भी जो पाठ हमने पढ़ाया बच्चों, उसमें भी हमने बताया है कि चाहे नाटक हो, कहानी हो, उपन्यास हो, सबके लिए एक, या फिल्म हो, सबकी एक कहानी होती है, उसके अनुसार ही वह आगे जो है दर्शाई जाती है। अतः रेडियो नाटक में संवाद की जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संवाद की महत्वपूर्ण भूमिका बच्चों कहानी में और नाटक में, चाहे वो दृश्य हो या श्रव्य, बहुत ही अधिक महत्व उसमें होता है। जब संवाद स्पष्ट नहीं होंगे तो निश्चित है कि जो नाटक या कहानी प्रसारित हो रही है या
दर्शकों और श्रोताओं तक संप्रेषित की जा रही है वह इफेक्टिव नहीं होगी, उसका प्रभाव श्रोताओं पर नहीं पड़ेगा। और यहाँ तो बात हो रही है रेडियो नाटक की, तो रेडियो नाटक में तो संवाद ही महत्व रखते हैं, उनकी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि रेडियो नाटक में जो दृश्य हैं वो विजुअल्स नहीं होते हैं, तो इसलिए संवाद जो है वो कैसे होने चाहिए? प्रभावी होने चाहिए। आगे इसी में बच्चों इसी पे जो अभी तक ये मैंने आपको पढ़ाया उस पर कुछ लघु प्रश्न हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ, और 2-3 प्रश्नों के उत्तर मैंने जो है वो यहाँ लिख भी दिया है, और शेष प्रश्नों के उत्तर आप इसी पैराग्राफ से करेंगे भी। पहला प्रश्न, जनसंचार माध्यम रेडियो की क्या विशेषता है? तो इसका उत्तर लिख दिया है मैंने यहाँ पे कि जनसंचार माध्यम रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, इसमें ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल होता है। अगला है प्रश्न कि रेडियो किस प्रकार का माध्यम? अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों, इसलिए ऐसे प्रश्न मैंने आपको यहाँ पे लघु प्रश्न दे दिए हैं। अथवा रेडियो में अखबार जैसी कौन सी सुविधा नहीं है? तो इसका उत्तर है कि रेडियो श्रव्य माध्यम है, रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौट कर पढ़ने या सुनने की सुविधा नहीं होती है। आप देखते हैं ना, कई बार एक प्रश्न ऐसे पूछ दिया जाता है कि रेडियो में और समाचार में सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है? तो समाचार पत्र अगर है तो उसको आपने 2 पन्ने पढ़ा, 1 पन्ने पढ़ा, बीच से पढ़ा, आदि या अंत पढ़ा, और उस समय आपको समझ में नहीं आया या व्यस्तता रही तो आप फिर से उसको पढ़ सकते हैं, फिर से उसको सुन सकते हैं। लेकिन अगर रेडियो पे प्रसारित होने वाला कार्यक्रम आपका छूट गया तो उसे पुनः आकर के आप सुन नहीं सकते हैं। ये सबसे बड़ा अंतर होता है रेडियो में और अन्य संचार के माध्यमों में। पहले रेडियो मनोरंजन का सबसे सस्ता एवं सुलभ साधन क्यों हुआ करता था? तो ये भी हमने आपको बताया कि पहले टेलीविज़न और इंटरनेट लोगों की पहुंच में नहीं थे, और रेडियो ही एक ऐसा मनोरंजन का और संचार का साधन था जो आसानी से उपलब्ध हो जाता था और ज़्यादा महंगा भी नहीं था। इसीलिए इसको ये कहा गया है कि पहले रेडियो मनोरंजन का सबसे सुलभ एवं सस्ता साधन हुआ करता था। रेडियो के लिए लिखे गए उन नाटकों का उल्लेख कीजिए जो बाद में मंच पर भी बहुत सफल रहे। अभी भी बच्चों मैंने इसका उल्लेख किया है, 2 लोगों का उल्लेख मैंने किया है, उनका नामोल्लेख और उनका जो नाटक है, जैसे धर्मवीर भारती का क्या है, अंधा युग। तो इस तरह से आप वो प्रश्न पैराग्राफ से ढूंढ करके लिखेंगे, एक मैंने बताया है और एक आप स्वतः ही लिख करके याद करेंगे। रेडियो नाटक और रंगमंच के नाटक में सबसे बड़ा अंतर क्या है? तो रेडियो नाटक जो होते हैं वो श्रव्य होते हैं, और जो रंगमंच के नाटक होते हैं, रंगमंच मतलब मंच पे जो अभिनीत किए जाते हैं, वह कैसे होते हैं? वह दृश्य श्रव्य होते हैं, यानी उसमें दृश्य दिखाई भी देते हैं और संवाद सुनाई भी देते हैं। जबकि रेडियो नाटकों में कोई दृश्य नहीं दिखाई देता, सिर्फ ध्वनि ही आती है, सिर्फ संवाद ही पात्रों के सुनाई देते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण अंतर है। टीवी धारावाहिक और टेलीफिल्म की कमी उन दिनों कैसे पूरी होती थी? तो इसका उत्तर भी मैंने आपको अभी पढ़ाते समय भी बताया है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो। इसका उत्तर सीधे सीधे यही है कि टीवी धारावाहिक और टेलीफिल्म की कमी उन दिनों रेडियो के द्वारा पूरी होती थी, क्योंकि रेडियो जो है वह मनोरंजन का सबसे सस्ता एवं सुलभ साधन था। तो इस तरह से बच्चों यहाँ तक आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, और इस पर आधारित ये जो छोटे प्रश्न हैं इसको भी आप अपनी कॉपी में करके इसे याद करेंगे। धन्यवाद।